डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 66। माही मुंह बनाते हुए अपने रूम में आकर बैठ गई। उसने अपना कपबोर्ड खोलकर देखा तो उसके कपबोर्ड में सिर्फ लड़कों के कपड़े, टॉमबॉय के कपड़े, शर्ट, जीन्स से ही सब कुछ रखा हुआ था। उसके पास कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं था जिसमें वो लड़कियों की तरह लग सके। यहाँ तक कि ना उसके पास झुमके थे, न कोई पेंडेंट। उसने खुद से कहा, ओह गॉड, लगता है मुझे शॉपिंग पर जाना होगा, पर किसके साथ? किट्टू के साथ। वैसे भी किट्टू दिमाग भले न चलाएं, पर उसे पता है कि कौन सी चीज़ अच्छी होती है। मुझे किट्टू के साथ ही शॉपिंग पर जाना होगा। कल ही किट्टू को लेकर शॉपिंग पर जाती हूँ। ये कहते हुए माही मुंह बनाते हुए बेड पर आकर लेट गई। तभी मोबाइल रिंग करने लगा। माही ने देखा तो उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कुछ सोचकर कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से उसे किसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी। माही, कैसी हो तुम? किसी लड़के की आवाज़ सुनकर माही ने कुछ देर तक सोचा और फिर हैरानी के साथ कहा, आर्यन, ये तुम ही हो ना? माही की बात सुनकर दूसरी तरफ से उसे लड़के ने खुशी भरी आवाज में कहा, ओह गॉड, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल गई। मैं मुंबई आया हुआ हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। आर्यन की बात सुनकर माही ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह माय गॉड, तुम मुंबई आ रहे हो? आई कांट बिलीव। वैसे कहाँ रुकने वाले हो और कब तक रुकने वाले हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, होटल में, और वैसे भी मैं थोड़ी देर में मुंबई पहुंच जाऊंगा। बस यहाँ पर 1 महीने के लिए रुकना है, उसके बाद वापस दिल्ली चला जाऊंगा, इसलिए तुमसे मिलना चाहता था। फाइनली इतने सालों के बाद अपने मुंबई देखने वाला हूँ। मैंने तुम्हारा नंबर कहाँ कहाँ से ढूंढ कर निकाला है, तुम सोच भी नहीं सकती। आर्यन की बात सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तो होटल में रुकने की क्या जरूरत है? तुम मेरे घर पर आकर रुको, कितना मजा आएगा, हम साथ में बहुत मजे करेंगे। इतने सालों के बाद फाइनली हम दोनों मिलने वाले हैं। माही की बात सुनकर आर्यन ने कहा, पर तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम होगी। माही ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मेरी फैमिली को प्रॉब्लम होगी? तुम तो मेरी फैमिली में सबसे मिल चुके हो। तुम तो हमारे घर भी आते थे। मेरे घर आ जाओ। मुझे बताओ कि तुम एयरपोर्ट पर कब पहुंचने वाले हो। मैं तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर को भेजती हूँ। इनफैक्ट मैं खुद आती हूँ। माही की बात सुनकर आर्यन ने कहा, आधे घंटे के बाद पहुंचने वाला हूँ एयरपोर्ट पर, और मेरी फ्लाइट मुंबई 3 बजे लैंड करेगी, तो तुम मुझे 3 बजे लेने के लिए आ जाना। कुछ देर तक बात करने के बाद माही ने कॉल कट करके मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ, मेरा एक दोस्त तो आ रहा है। इसे ही बतानी पड़ेगी अपनी प्रेम कहानी, शायद यही मेरी नया पार लगा दे। ये कहते हुए माही मुंह बनाने लगी। उसने गैलरी में जाकर रियांश की फोटो को देखते हुए कहा, मिस्टर रियांश कपूर, सच में तुम कड़वे करेले हो। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, और तुम उसके प्यार को एक्सेप्ट करने की जगह पर उससे सवाल करते हो कि वो प्यार कैसे कर सकती है। प्यार कैसे किया जाता है यार? पर तुम्हारा छोटा सा दिमाग ये बात समझे तब ना। इतने बड़े हो पर दिमाग बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल किट्टू की तरह। नहीं, किट्टू के पास दिल तो है, तुम्हारे पास दिल भी नहीं है। पत्थर दिल आदमी, तुम्हारे पत्थरों को फोड़कर तुम्हारे अंदर के दिल को बाहर निकलना है, और जो मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ। ये कहते हुए माही ने मोबाइल को साइड में फेंक दिया और कुछ सोचने लगी। कुछ देर के बाद किट्टू माही के रूम में बैठी हुई थी। किट्टू ने माही की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, हब्बी ने कहा कि वो सुहागरात का वीडियो दिखाएंगे हमें देखना है। बताओ ना, कहाँ पर देख सकते हैं? किट्टू की बात सुनकर माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो उसे ऐसी बातों में शर्म नहीं आती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्यारी सी किट्टू को वो कैसे समझाएं। माही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, किट्टू, जो कुछ भी तुम्हारे और भाई के बीच में हुआ उसे ही सुहागरात कहते हैं। वो तुम्हें क्यों देखना है? किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, हमने कहा हमें देखना है, बताओ, मतलब बताओ। माही ने कुछ सोचते हुए किट्टू का मोबाइल अपने हाथ में लिया और उसे एप्लीकेशन बता दी जहां पर वो वीडियो देख सकती थी। किट्टू ने अच्छे से एप्लीकेशन को समझते हुए कहा, ओके, इसे हम अपने रूम में जाकर देखेंगे। ये कहते हुए किट्टू वहां से भाग गई। उसके जाते ही माही ने खुद से कहा, पता नहीं भाई क्या क्या सिखाते रहते हैं इसे।
क्या जरूरत थी इससे ऐसी बात कहने की। अब तो ये जब तक पूरा वीडियो देख नहीं लेती मैडम चैन से नहीं बैठने वाली। ये सोचते हुए माही नीचे चली गई क्योंकि अब उसे भूख लग गई थी। वही किट्टू अपने रूम में आकर बैठ गई। उसने खुद से कहा, हम देखकर रहेंगे आखिर हब्बी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। हमें भी तो पता चले कि हमारे हब्बी कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। ये कहते हुए किट्टू वही एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और जैसे तैसे अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करके उसने पहले वीडियो खोल लिया। जैसे ही उसने पहले वीडियो ओपन किया उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि वीडियो में स्टार्टिंग से ही मेल और फीमेल दोनों की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। ये देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को ढकते हुए कहा, कितने गंदे हैं ये दोनों, ऐसे ना हमको पंगु होकर घूम रहे थे। उस दिन तो किट्टू और किट्टू के हब्बी भी। ये कहते हुए किट्टू अपने नाखून चबाने लगी। उसने अपनी उंगलियों के बीच में से गैप बनाकर दोबारा वीडियो देखने की कोशिश की और दोबारा वो सब कुछ देखने के बाद उसने फिर से अपनी आंखों को ढकते हुए कहा, किट्टू अच्छी बच्ची है, किट्टू गंदी चीज नहीं दिखेगी, पर ये तो गंदी नहीं है। हब्बी ने कहा था कि सारे हस्बैंड वाइफ ये करते हैं, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये कहते हुए किट्टू ने फिर से अपनी आंखें खोलकर उन दोनों की तरफ देख लकड़ी बेड पर लेटी हुई थी और लड़का उसके सीने पर अपने होंठ चला रहा था, फिर दूसरे हाथ से उसके सीने को दबा भी रहा था, जिसे देखकर किट्टू को अपनी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस हो रही थी। वो अपने निचले होंठ को चबा रही थी। उसने खुद से कहा, किट्टू के पेट में फिर से गुदगुदी हो रही है। जब हब्बी किट्टू के पास आते हैं तब होती है वैसी वाली गुदगुदी। ये कहते हुए किट्टू ने वीडियो बंद करने की कोशिश की पर ना चाहते हुए भी वो वीडियो देखना चाहती थी। उसने खुद से कहा, ये कितना गंदा है। किट्टू के हब्बी ने किट्टू के साथ भी यही किया, मतलब सब सच में करते हैं, मतलब यही सुहागरात होती है। ये कहते हुए किट्टू ध्यान से सब कुछ देखने लगी। अब वो लड़का उसे लड़की की बॉडी में इंटर करने ही वाला था कि उतने में ही किट्टू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि जब अगस्त्य उसकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ था तो उसे कितना दर्द हुआ था। किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, इसे भी दर्द होगा, इसका भी हब्बी हमारे हब्बी की तरह गंदा है। उसने इतना कहा ही था कि वो लड़का उस लड़की की बॉडी में इंटर हो गया। किट्टू ध्यान से वीडियो को देख रही थी। वो बार बार अपनी आंखों को ढकती तो बार बार अपनी आंखों से हाथों को हटाकर ध्यान से देखने लगती। इस बीच वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी। उसकी बॉडी में सेंसेशन पैदा हो चुकी थी और वो अपने नाखून चबा रही थी क्योंकि उसे ये सब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके आप रहे थे। ये सब कुछ देखकर थोड़ी देर के बाद किट्टू ने गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। उसने दूसरे वीडियो की तरफ देखते हुए कहा, ये कितना गंदा है, सब लोग यही सब करते हैं और यही सब करने से बच्चे आता है। ये कहते हुए किट्टू ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और गहरी गहरी सांसें लेकर बेड पर लेट गई। तभी उसके कानों में अगस्त्य की आवाज़ सुनाई दी, स्वीट हार्ट, अगर तुम्हें ये सब कुछ दोबारा करना था तो मुझसे कहती। इस तरह से वीडियो देखने की क्या ज़रूरत थी, मैं प्रैक्टिकल ही तुम्हें सब कुछ समझा देता दोबारा, इस बार अच्छे से। अगस्त्य की आवाज़ सुनकर किट्टू ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो दरवाजे पर अगस्त्य खड़ा था, जो कि टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। अगस्त्य को देखकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने गर्दन को टेढ़ा करके देखा तो मोबाइल में अभी भी वीडियो ऑन था, जो किट्टू ने लेटे हुए बंद नहीं किया था। उसने जल्दी से अपने मोबाइल को पलट दिया और अपना चेहरा पिलो में छुपाते हुए कहा, गंदे हब्बी हमसे बात मत करो। ये कहते हुए किट्टू शर्माने लगी। इस वक्त उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। उसको अजीब सा एहसास हो रहा था। अगस्त्य ने बैग के पास जाकर किट्टू के बालों को साइड में करके उसकी पीठ पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अच्छा मैं गंदा हूँ और तुम जो ये वीडियो देख रही हो उसका क्या? तुम्हें पता है कि ये वीडियो सब गंदी लड़कियां देखती है। अगर तुम्हें ये सब कुछ इतना ही पसंद था तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ दोबारा वो सब कुछ रिपीट कर देता हूँ। वैसे भी अब तो हमें रोज रोमांस करना ही है, हम हस्बैंड वाइफ है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, किट्टू को आपके साथ कुछ नहीं करना, किट्टू को आपसे बात भी नहीं करनी, आप गंदे हब्बी हो। ये कहते हुए किट्टू अपने चेहरे को पीलो में छुपा कर लेट गई। अगस्त्य ने किट्टू की शर्ट को ऊपर उठाकर उसकी कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, अच्छा मतलब तुम ये सब देखो और गंदा मुझे कहो। ठीक है, मैं गंदा हूँ तो अब मैं गंदी हरकतें करूँगा, जिस तरह से इस वीडियो में वो अपनी वाइफ के साथ कर रहा था वैसे ही गंदी हरकतें। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की सांसें तेज हो गई।
उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, हम आपको कुछ नहीं करने देंगे। बहुत दर्द होता है, हमें बहुत दर्द हुआ था। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने कहा, पर यह दर्द तो हर लड़की को होता है, बस फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम तो तुम्हारा हो चुका है, तो तुम दर्द महसूस नहीं करोगी, बल्कि तुम्हें प्लेजर महसूस होगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें वहां पर सेंसेशन पैदा हुई थी ना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब रिएक्ट कर रही है। तुम्हारी बॉडी किसी और की बॉडी मांग रही है, मतलब मेरी बॉडी। जब मैं तुम्हारी बॉडी में एंटर करूंगा तभी तुम्हें सुकून मिलेगा, तभी तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तुम भी ये सब कुछ चाहती हो। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पलटकर अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, सच में ऐसा होता है क्या? किट्टू के सवाल पर अगस्त्य ने उसे झटके से पलटकर अपनी तरफ किया और उसकी खूबसूरत बॉडी की तरफ देखते हुए कहा, सच में ऐसा ही होता है। जब भी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों की बॉडी आपस में मिल जाती है, और जब दोनों की बॉडी आपस में मिलती है तो दोनों की बॉडी एक दूसरे की डिमांड करती है। जब भी तुम किसी और को एक दूसरे के क्लोज देखोगी, तुम मुझे अपने क्लोज महसूस करना चाहोगी, तुम मुझे अपनी बाहों में भरना चाहोगी, जिस तरह से वो अपने हस्बैंड को बाहों में भर रही थी। वैसे मुझे बताओ, तुमने देखा ना वो लड़की कैसे अपने हस्बैंड का साथ दे रही थी, और तुम सिर्फ गला फाड़ कर रो रही थी, सिर्फ गला फाड़ फाड़ कर ऐसे रो रही थी जैसे मैंने तुम्हारी जान ले ली हो। सब लोग ये सब कुछ करते हैं, पर तुम्हारी तरह कोई नहीं रोता। तुम छोटे बच्चों की तरह रो रही थी, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, पर तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। तुमने और तुम्हारी गुंडी दादी माँ ने दोनों ने जबरदस्ती की है मेरे साथ, वरना मैं तो अपने लिए ब्यूटीफुल लड़की ढूंढता जो मेरा साथ देती, जो बिल्कुल बोल्ड होती, बिल्कुल उस लड़की की तरह। अगस्त की बातें सुनकर किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो। आप किट्टू की जगह पर किसी और से शादी करना चाहते थे, जबकि आपने बचपन में किट्टू से प्रॉमिस किया था कि जब किट्टू बड़ी हो जाएगी तो आप किट्टू के साथ शादी करोगे। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके गालों पर उंगली फेरते हुए कहा, पर मुझे नहीं पता था ना कि तुम बड़े होकर इस तरह से रोने वाली हो, रोंदू बनने वाली हो। मुझे तो लगा था कि तुम बचपन में जैसे स्ट्रांग थी वैसे ही स्ट्रांग बन जाओगी, पर तुम तो स्ट्रांग नहीं बनी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं किसी और से शादी। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, गंदे हब्बी, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। आप सिर्फ किट्टू के हो, सिर्फ किट्टू के, और आप सिर्फ किट्टू के साथ ही शादी करोगे और किट्टू के साथ ही वो सब कुछ करेंगे, बाकी किसी और के साथ कभी भी नहीं। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या शुरू कर सकते हैं? एपिसोड 67। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य है टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो तुम वीडियो में देख रही थी वही शुरू करते हैं। वैसे भी तुम तो वो सब कुछ देखकर एंजॉय कर रही थी ना, तो हम प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं। तुम्हारे हस्बैंड को बहुत अच्छे से आता है ये सब कुछ, तुम्हें तो याद ही नहीं होगा रात को हमने कितने मजे किए थे। तुम तो सिर्फ रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर अब मैं तुम्हें सब कुछ दोबारा याद दिला देता हूँ। अगस्त्य की बात है सुनकर किट्टू ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, हमें कुछ नहीं करना गंदे हब्बी, आप बहुत गंदे हो। किट्टू को बहुत दर्द हुआ था, पर भी आपने किट्टू को नहीं छोड़ा था। किट्टू कितना रो रही थी। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके गालों पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, फर्स्ट टाइम दर्द होता है, कितनी बार समझाऊं, इस बार नहीं होगा। इस बार तुम सिर्फ एंजॉय करोगी। तुमने देखा ना वो लड़की कैसे एंजॉय कर रही थी। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, वो लड़की गंदी थी, पर किट्टू गंदी नहीं है। किट्टू तो अच्छी बच्ची है। किट्टू ऐसा नहीं करेगी, छोड़ो, हमें छोड़ो। ये कहते हुए किट्टू अगस्त्य की गोद से उठने की कोशिश करने लगी। अगस्त्य ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी किट्टू को गंदी बच्ची बना दूंगा, इतनी गंदी बच्ची बना दूंगा कि किट्टू ये सब कुछ सीख जाएगी। अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू के गाल गुलाबी हो गए। उसने अगस्त्य के सीने पर मारते हुए कहा, नहीं, किट्टू अच्छी बच्ची है, किट्टू ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप छोड़ो, किट्टू को नहीं करना ये सब कुछ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। किट्टू की बात को इग्नोर करके अगस्त्य ने किट्टू को बैठा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने किट्टू के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करते हुए कहा, पर मुझे तो ये सब कुछ करना है, मुझे तो ये सब कुछ बहुत पसंद है, मैं तो ये सब कुछ करके ही रहूंगा। अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
उसने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, आप किट्टू को परेशान कर रहे हो। किट्टू दादी से शिकायत करेगी, फिर दादी आपको छोड़ेंगे नहीं। किट्टू की बात को सुनकर अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, जिससे शिकायत करना है कर लेना, पर फिलहाल मुझे जो करना है मुझे वो करने दो। अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू के गाल गुलाबी हो गए। किट्टू ने शर्माते हुए कहा, मत करो ना। किट्टू को शर्म आती है। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अगस्त्य ने झुककर उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम शर्माती रहो, जो करना है मैं कर लूंगा। ये कहते हुए अगस्त्य ने धीरे से किट्टू के शर्ट को ऊपर उठाया और उसके गोरे से पेट पर अपने होंठ चलने लगा। साथ ही उसकी उंगलियां किट्टू की बॉडी के हर हिस्से पर चल रही थी। किट्टू अपने पैरों को बेड पर पटक रही थी। उसके पैरों में छोटी छोटी पायल पहनी हुई थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे, जो कि उसके पैर पटकने की वजह से शोर कर रहे थे। घुंघरू का शोर म्यूजिक की तरह बज रहा था। साथ ही किट्टू के मुंह से हल्की हल्की आवाज निकल रही थी, जो कि अगस्त्य को पागल कर रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर किट्टू की तरफ देखा। किट्टू का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, साथ ही पसीने से भीग चुका था और वो अपने पैरों को बेड पर पटक रही थी। अगस्त्य ने बेहद सेड्यूजिंग वॉइस में उसके कानों को चूमते हुए कहा, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो, पर हमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि थोड़ी ही देर में तूफान आएगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके कान में बाहर से आराधना जी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, किट्टू प्रिंसेस नीचे आ जाओ। आराधना जी की आवाज सुनकर किट्टू ने अपनी आंखें खोली। वही अगस्त्य ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद किया था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। उसे पहले से ही पता था कि उसकी मां थोड़ी देर में आकर उन्हें डिस्टर्ब करेगी ही करेगी, इसीलिए उसने पहले ही खुद को रोक लिया था। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, गंदे हब्बी छोड़ो, सासू मम्मा आए हैं किट्टू को बुलाने के लिए। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने उसके कान पर जोर से बाइट कर लिया और उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। अगस्त्य के बाइट करने की वजह से किट्टू के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा, जब देखो डोगी की तरह किट्टू को बाइट करते रहते हो। हम म्याऊं म्याऊं को बताएंगे कि उसके रॉकी से ज्यादा हमारे हब्बी हमको बाइट करते हैं। ये कहते हुए वो खड़ी हो गई। अगस्त्य ने उसे अपने पास खींचकर बेहद सेड्यूजिंग वॉइस में कहा, आज रात के लिए रेडी रहना, हम सब कुछ रिक्रिएट करेंगे, सब कुछ। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू के बालों को और उसके कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, हमेशा अपने कपड़ों को अपने बालों को ठीक करके जाया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस हालत में मैं तुम्हें देखता हूँ उस हालत में कोई और तुम्हें देखे। किसी और की नजरें तुम पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू कंफ्यूज हो गई, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास आ गई, जहां पर आराधना जी खड़ी थी। आराधना जी ने जैसे ही किट्टू की तरफ देखा, उन्होंने कहा, किट्टू मेरी बच्ची। ये कहते हुए उनका ध्यान किट्टू के होठों पर चला गया। उसकी लिपस्टिक फैल चुकी थी, साथ ही उसके होठों पर हल्की सी कट भी लग चुकी थी, जिसे देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, क्या इस नालायक ने तुम्हारे होठों को काटा? हमारी प्रिंसेस के होंठ कैसे कर दिए हैं नालायक लड़का। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी इसका मुंह तोड़ दे, पर फिलहाल वक्त नहीं है। किट्टू चलो प्रिंस, नीचे आपके लिए एक सरप्राइज है। आराधना जी की बात सुनकर किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, हम अभी आते हैं सासू माँ। ये कहते हुए किट्टू बाथरूम में घुस गई। आराधना जी ने अगस्त्य को घूरते हुए कहा, हमारी बच्ची को परेशान करोगे ना तो हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने उन्हें घूरते हुए कहा, मैं कुछ दिन के बाद किट्टू को लेकर अपने मेंशन में शिफ्ट होने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्राइवेसी नहीं मिलने वाली। जब देखो तब कोई भी मुंह उठाकर मेरे रूम में चला आता है। क्या अब आपको खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहिए मॉम? अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक वाइफ है और मेरी भी प्राइवेसी है, जब देखो तब घर में तूफान की तरह घूमती रहती हो आप। अगस्त्य की बात सुनकर आराधना जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उन्होंने अगस्त्य को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम फैमिली तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम अलग मेंशन में रहने की बात कर रहे हो और तुम हमें तूफान कह रहे हो? तुम्हारे जैसा नालायक बेटा पैदा किया है हमने। है भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। इसी दिन के लिए तुझे 9 महीने के लिए कोख में रखा था, इसी दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था, मेरे दूध का कर्ज वापस दे दो। अगस्त्य आराधना जी की बात सुनकर इरिटेट नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। उसने बेड पर लेटे हुए कहा, ठीक है, आपको एक टैंकर भर के दूध मिल जाएगा, उसे आप पी लीजिएगा। ये कहते हुए अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर ली।
वही उसकी बातें सुनकर आराधना जी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर शिकायती लहजे में कहा, सच में सब कोई सच कहते हैं, बेटे शादी के बाद बदल जाते हैं, और तुम भी बदल गए हो। तुम तो पहले से ही बुरे थे, अब और ज्यादा बुरे हो गए हो। तुम्हें अपनी क्यूट सी मॉम की बिल्कुल परवाह नहीं है। हमारे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आते, चॉकलेट लेकर नहीं आते, कुछ लेकर नहीं आते बुरे बच्चे। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने अपनी आंखें खोलकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, बचपन में मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई थी आप, और खुद खा जाती थी। आपने मुझे कब खरीद के दिए ये सब कुछ? अगस्त्य की बात सुनकर आराधना जी अपनी नजरें चुराने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तो उसमें हम क्या करें? हमें वो सब कुछ पसंद था, और तुम कुछ नहीं खाते थे, तो हम खुद खा ले लेते थे। इसमें कौन सी बुरी बात है? वैसे भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो बात कर ही रही थी कि तब तक किट्टू रेडी होकर बाहर आ गई। किट्टू को देखकर आराधना जी ने प्यार से कहा, चलो प्रिंसेस। आराधना जी की बात सुनकर किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, गंदे हब्बी, बात नहीं करेंगे आपसे कट्टी। ये कहते हुए किट्टू आराधना जी का हाथ पकड़कर उनके साथ वहां से चली गई। अगस्त्य ने अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेते हुए कहा, सारे के सारे पागल भगवान को मेरे ही किस्मत में लिखने थे। ये कहते हुए वो भी गहरी सांस लेकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। जैसे ही किट्टू नीचे आए, उसका ध्यान दर्शन की गोद में खेल रही म्याऊं म्याऊं के ऊपर गया, जिसे देखकर उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, म्याऊं म्याऊं, तुम आ गई। हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये कहते हुए किट्टू खुशी से जाकर दर्शन के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने लूसी को अपनी गोद में लिया और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। लूसी भी उसकी गोद में आकर प्यार से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। कुछ दूरी पर वेद ने रॉकी के पट्टे को पकड़ा हुआ था। रॉकी तो म्याऊं म्याऊं को देखकर उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार था। वेद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी फ्यूचर बीवी है, इस तरह से गुस्सा मत करो, दोनों की जल्दी ही बनने लगेगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारी भी जल्दी शादी कर देते हैं, ताकि तुम दोनों के बहुत सारे कुत्ते बिल्ली दुनिया में आ सके, पर उन्हें पालेगा कौन? तुम्हें पालने में ही मेरी जान निकल रही है। तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे तो वो और ज्यादा खाना खाएंगे, पूरा घर का जाएंगे, और फिर इंसानों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। वेद की बात सुनकर रॉकी अपनी डरावनी लाल आंखों से उसे देखने लगा। वेद ने दांत दिखाते हुए कहा, अरे मत करो यार कुत्ते, 6 महीने तक तुझे कुत्ता बनकर ही घूमना है, इंसान नहीं बनने वाला तू 6 महीने तक। किट्टू उसी से प्यार कर रही थी कि तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई दी, किट्टू। किट्टू ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर रियांश खड़ा था। उसे देखकर किट्टू ने खुशी भरी आवाज में कहा, क्या भाई आप इसे लेकर आए हो? रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि कौन लेकर आया होगा? किट्टू ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, हमें लगा कि दादी माँ ने किसी सर्वेंट के साथ भेज दिया होगा। वो जानती है ना किट्टू अपनी म्याऊं म्याऊं से कितना प्यार करती है, इसलिए। किट्टू की बात सुनकर रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं नहीं करता तुमसे प्यार, मैं तो अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गया, पर तुमने तो सिर्फ लूसी पर ध्यान दिया, मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। रियांश की शिकायत सुनकर किट्टू ने प्यारी सी आवाज में कहा, भाई किट्टू आपसे बहुत सारा प्यार करती है, पर ज्यादा प्यार वो लूसी से करती है, सच में। किट्टू की बात सुनकर रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा अच्छा, मैं समझ गया कि तुम सबसे ज्यादा प्यार म्याऊं म्याऊं से करती हो। रियांश ने इतना कहा ही था कि तभी अगस्त्य की आवाज वापस सुनाई दी, स्वीट हार्ट तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? अगस्त्य की आवाज सुनकर किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, किट्टू सबसे ज्यादा प्यार गंदे हब्बी से करती है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य की आंखें छोटी हो गई, मतलब गंदा हब्बी कहना जरूरी था। उसने ऐसा कौन सा गंदा काम किया था? सारे काम तो ये बदमाश लड़की खुद करती थी। अगस्त्य की छोटी आंखों को देखकर किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, देखो देखो आप अपनी क्वीन को डरा रहे हो। हम आपकी क्वीन हैं, आप हमें डरा नहीं सकते हब्बी। हम डरेंगे नहीं, हम मोर्चा करेंगे, मोर्चा। किट्टू की बात को इग्नोर करके अगस्त्य किट्टू के पास आ गया। वो किट्टू को अपने करीब खींच पाता, इससे पहले ही म्याऊं म्याऊं उसके ऊपर कूद गई। अगस्त्य ने जल्दी से उसे संभालते हुए कहा, व्हाट द हेल, तुम्हें इतना गुस्सा आता है? ये कहते हुए अगस्त्य घूरकर म्याऊं म्याऊं को देखने लगा, जो कि अपनी हरी हरी आंखों से उसे ऐसे देख रही थी जैसे धमकी दे रही हो कि मेरी मालकिन के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचना भी मत। उसकी हरी हरी आंखों को देखकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा,
तुम मुझे धमकी दे रही हो बिल्ली। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता? मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है और क्या नहीं, तुम्हें कैसे कंट्रोल में रखना है और कैसे नहीं। ये कहते हुए अगस्त्य के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने सोफे पर म्याऊं म्याऊं को रखकर किट्टू को अपने पास खींचते हुए कहा, अच्छा अब बताओ गंदा कौन है और तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, आप ही गंदे हो। आप किट्टू को परेशान करते हो और आप ही हमारे हब्बी, और हम आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, अच्छा तो फिर एक किस दे दो। एपिसोड 68। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, हम नहीं देंगे, आप बहुत गंदे हो। आपने किट्टू के लिप्स पर बाइट किया। हम नहीं देंगे आपको किस्सी। सभी लोग हैरानी से अगस्त्य की तरफ देख रहे थे, जो कि उन सबके सामने ही खुलेआम किट्टू से किस मांग रहा था। आराधना जी ने अगस्त्य की बलाइयां लेते हुए कहा, मेरा नालायक बेटा सुधर गया। उसे पता है उसे क्या करना चाहिए। आराधना जी की बात सुनकर अंजलि जी ने खुशी से कहा, हाँ दीदी, हमें तो लगा था कि अगस्त्य को कुछ भी करना नहीं आएगा। उन दोनों की बात सुनकर अनिकेत जी और अनिरुद्ध जी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने बस अपना सर हिला दिया। आखिर उन्होंने ही अपनी बीवियों को पहले से संभाला हुआ था, तो वो अच्छे से जानते थे कि उनकी बीवियां कभी नहीं सुधरने वाली। आराधना और अंजलि दोनों असल में कजिन सिस्टर थी और दोनों की हरकतें भी एक दूसरे की तरह ही थी। आराधना और अनिरुद्ध जी की शादी में ही अंजलि और अनिकेत की मुलाकात हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ती रही और कुछ सालों के बाद उन दोनों की भी शादी हो गई। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, ओके मत दो, मैं किसी और से ले लूंगा। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू को खुद से दूर किया। किट्टू ने गुस्से से अगस्त्य के पास आकर उसके ऊपर कूदते हुए कहा, किस किससे लोगे? ये कहते हुए किट्टू ने अगस्त्य के कॉलर को पकड़ लिया। अगस्त्य किट्टू को इस तरह से अपनी गोद में लेकर सोफे पर आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, किसी से भी ले लूंगा, तुम्हें क्या? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं सारी बातें तुम्हें थोड़ी बताऊंगा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू मुंह बनाकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, देखो ना दादू, देखो ना भाई, देखो ना सासू मम्मा, गंदे हब्बी क्या बोल रहे हैं। हम उनसे बात नहीं करेंगे। गंदे हब्बी हमेशा हमें परेशान करते हैं। किट्टू की बात सुनकर आराधना जी ने कहा, नालायक लड़के क्यों परेशान कर रहे हो हमारी प्रिंसेस को? आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने बिना आंखें खोले कहा, जो दिन भर मेरे डैड को परेशान करती रहती है, वह अब अपनी परेशान करने वाली बहू को समझाने की जगह पर अपने बेटे को बोल रही है कि वो उसे परेशान करता है। अगस्त्य की बात सुनकर आराधना जी ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम तुम्हारे डैड को परेशान करते हैं? क्या हम आपको परेशान करते अनिरुद्ध? ये कहते हुए आराधना जी ने अनिरुद्ध जी की तरफ देखा। अनिरुद्ध जी ने घूरकर अगस्त्य की तरफ देखा, जो कि उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मेरी जान किसी को परेशान नहीं करती। मेरी जान तो कितनी प्यारी है, कितनी समझदार है, मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं होगा। अपनी तारीफ सुनकर आराधना जी खुश हो गई। उन्होंने खुशी से अनिरुद्ध जी को गले लगाते हुए कहा, आप सबसे अच्छे हो, पर हमारा बेटा बहुत नालायक है। उसे हमारी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। वो हमेशा हमें सुनाता रहता है और हमारे बारे में बुराइयां करता रहता है। ये आपको हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करता है, पर आप उसकी बातों में मत आना, ठीक है? आराधना जी की बात सुनकर अनिरुद्ध जी ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं उसकी बातों में कभी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगस्त ने इरिटेट होकर उनकी तरफ देखा और फिर किट्टू की तरफ देखकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं और किट्टू घूमने के लिए जा रहे हैं। अगस्त्य की बात सुनकर कियांश ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप दोनों हनीमून के लिए जा रहे हो? उसकी बात सुनकर सभी लोग घूर घूर कर अगस्त्य को देखने लगे। अगस्त्य ने उन सबको घूरते हुए कहा, हाँ वही जा रहा हूँ। शादी के बाद सब लोग जाते हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें चमकने लगी। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, किट्टू घूमने के लिए जाएगी। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने गर्दन को टेढ़ा करके उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी दूसरी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। वो क्या है ना, तुम मुझे पसंद नहीं आए, इसलिए दूसरी वाइफ के साथ ही हनीमून के लिए जाने का प्लान है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने गुस्से से उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, गंदे हब्बी, हम आपको किसी और के साथ नहीं जाने देंगे।
आपको हमारे साथ ही जाना होगा। किट्टू जोर जोर से अगस्त्य के बालों को खींच रही थी, जिस वजह से अगस्त्य को दर्द हो रहा था। उसने किट्टू के दोनों छोटे छोटे हाथों को पकड़कर उसकी पीठ के पीछे मोड़ते हुए कहा, इडियट लड़की, जब देखो तब बाल खींचती रहती हो। अगली बार से मेरे बालों को मत खींचना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने गुस्से से कहा, तो हमें भी गुस्सा आता है। आप दूसरी वाइफ के बारे में कैसे बोल सकते हो? आप हमारे हस्बैंड हो और हम आपकी वाइफ है। आप हमारे अलावा किसी और को अपनी वाइफ नहीं बनाओगे, और अगर आपने किसी और को बनाया तो हम उसका और आपका दोनों का खून कर देंगे। दादी माँ ने कहा था कि गलती की सजा होती है, गलती की माफ़ी नहीं, और हम भी आपको माफ़ी नहीं देंगे। किट्टू की बात सुनकर आराधना जी ने कहा, किट्टू प्रिंसेस, हम भी आपकी मदद करेंगे। इस नालायक लड़के को किसी और को लेकर तो आने दो। दोनों की टांगें न तोड़ दी तो हमारा नाम भी आराधना बिरला नहीं। सबकी बात को इग्नोर करके अगस्त्य ने किट्टू को घूरते हुए कहा, बकवास हो गई हो तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ ही जा रहा हूँ। अब ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू खुश हो गई। तभी कियांश ने कहा, भाई मुझे भी घूमने के लिए आना है, मैं भी आपके साथ आऊँ क्या? कियांश की बात सुनकर अगस्त्य उसे घूरने लगा। तभी किट्टू ने खुशी से कहा, हम सब चलते हैं, सब चलो साथ में। किट्टू की बात सुनकर रियांश ने कहा, किट्टू ऐसा नहीं होता, सिर्फ हस्बैंड वाइफ जाते हैं। किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्यों भाई, सब लोग क्यों नहीं आ सकते? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, जस्ट बिकॉज इडियट लड़की, वहां पर जो हमें करना है वो पूरा परिवार नहीं करने वाला है। हम साथ में जाकर रोमांस करने वाले हैं और पूरा परिवार हमारे बीच में आकर हमारे रोमांस का सत्यानाश कर देगा। अब अगर तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल कम करो, जो इस्तेमाल करना है वो मैं कर लूँगा। अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू मुंह फुलाकर उसकी तरफ देखने लगी। कियांश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मतलब मुझे लेकर नहीं जा रहे हो? उसकी बात सुनकर सब लोग उसे घूरने लगे। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ऐसे मत डराओ, बच्चा हूँ, डर जाता हूँ। मुझे नहीं आना, मैं तो शादी करने के बाद अपनी वाइफ के साथ ही जाऊंगा, पर शादी के लिए लड़की कहाँ से ढूंढूंगा? मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, उसे भाई चुरा कर लेकर चले गए, अब मुझे दूसरी लड़की कहाँ से मिलेगी? मुझे तो लगता है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। उसकी नौटंकी देखकर माही, जो कि उसके बगल में खड़ी थी, उसने इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है भाई, अगर जिंदगी बर्बाद हो गई है तो कहीं जाकर सुसाइड कर लीजिए, उसके बाद आपकी बर्बाद जिंदगी का काम तमाम हो जाएगा। माही की बात सुनकर कियांश ने अंजलि जी की तरफ देखते हुए कहा, देखी माँ, देखो आपकी बेटी मुझे मरने के लिए कह रही है। ये मुझसे जलती है, इसे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हो इसलिए। कियांश की बात सुनकर अंजलि जी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तुम नहीं मरने वाले हो, इसलिए वो ऐसा कह रही है। सबको पता है कि तुम पागल हो। अपनी माँ के मुंह से खुद के लिए पागल सुनकर कियांश ने पैर पटकते हुए कहा, ठीक है, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, घर छोड़कर जा रहा हूँ, वापस ही नहीं आऊंगा। ये कहते हुए कियांश वहां से जाने लगा। पीछे से माही ने कहा, भाई आप ऐसे नहीं जा सकते। माही की आवाज़ सुनकर कियांश ने पीछे पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता था कि मेरी बहन ही है जो मुझसे प्यार करती है, बाकी किसी ने मुझे नहीं रोका। कियांश की बात सुनकर माही ने कहा, अरे मैं कह रही थी भाई कि आप ऐसे नहीं जा सकते, मतलब आप कम से कम अपने कपड़े तो लेकर जाए। अब रास्ते भर आप एक ही कपड़ों में दिन भर कितना घूमते रहोगे, या फिर बिना कपड़ों के घूमोगे? अगर कपड़े लेकर नहीं जाना चाहते तो फिर आपको पेड़ लपेटकर काम चलाना होगा, पर अगर कोई गाय बकरी आपके पास आ गई और उसने आपके कपड़ों को यानी कि आपके पत्तों को खा लिया तो फिर आपकी इज्जत तो चली जाएगी ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की इज्जत चली जाए, इसलिए मैं कह रही थी कि कम से कम कपड़े लेकर चले जाओ। माही की बात सुनकर कियांश के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम चुड़ैल हो, असली वाली चुड़ैल। तुम्हारे जैसी बहन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई देखोगे भी नहीं। वैसे आप कपड़े लेकर जा रहे हो या ऐसे ही जा रहे हो? कियांश ने गुस्से से कहा, ऐसे ही जा रहा हूँ, देखना वापस नहीं आऊंगा। ये कहते हुए वहां से चला गया। तभी पीछे से आराधना जी ने कहा, रसगुल्ले बनाए हैं, कोई खाएगा क्या? रसगुल्ला का नाम सुनकर कियांश दौड़ता हुआ आराधना जी के पास आ गया।
उसने खुशी भरी आवाज में कहा, आपने रसगुल्ले बनाए और मुझे बताया भी नहीं। कौन खा रहा था, किसने खाया और मेरे लिए कितने बचे हैं? उसकी बात सुनकर आराधना जी ने पाउट बनाते हुए कहा, तुम तो घर छोड़कर जा रहे थे ना, इसलिए हम सब लोगों को बता रहे थे ताकि बाकी सब लोग भी खा सके, पर तुम तो वापस आ गए। आराधना जी की बात सुनकर कियांश ने कहा, रसगुल्ला है ना, वो खाकर चला जाऊंगा। ये कहते हुए कियांश किचन की तरफ भाग गया। उसे जाते हुए देखकर सब लोग हंसने लगे। माही ने रियांश की तरफ देखा, जो कि मुस्कुराते हुए किट्टू की तरफ देख रहा था। माही ने धीरे से रियांश के पास आकर उसके कानों में कहा, उसे मुस्कुरा कर देखने की जगह मुझे मुस्कुरा कर देखिए, मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है। माही की बात सुनकर रियांश ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, बकवास करना बंद करो, मुझे परेशान करना बंद करो, पर लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। माही ने रियांश की बात सुनकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, समझ तो सब कुछ आता है, पर हम समझना नहीं चाहते मिस्टर कपूर। समझ कर क्या करेंगे, नासमझ बनकर अगर आपका अटेंशन हासिल कर सकते हैं तो हम नासमझ बनकर ही रहेंगे। वैसे मैं कह रही थी कि हम भी शादी कर लेते हैं, फिर हम भी जल्दी हनीमून पर जाएंगे। प्लेस में डिसाइड करूंगी, पैसे आप दे देना। माही की बातें सुनकर रियांश उसे घूरने लगा। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखा और फिर सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं किट्टू को लेकर जा रहा हूँ, आज डिनर हम बाहर करेंगे। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू को गोद में उठा लिया। किट्टू ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, थोड़ा रुको ना, किट्टू ब्यूटीफुल ड्रेस पहन कर आती है। किट्टू की बात पर अगस्त्य ने कहा, तुम कुछ भी पहनो ब्यूटीफुल लगती हो, इसलिए तुम्हें ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए किट्टू को लेकर वहां से चला गया। उन दोनों के जाते ही माही ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, भाई कितने रोमांटिक हो गए हैं। सब कहते थे कि भाई डेविल है, भाई शैतान है, पर भाई तो किंग है, किंग। माही की बात सुनकर ऋषि जी के दिमाग में फिर से नीतू जी की बातें घूमने लगी कि अगस्त्य इंपीरियल ग्रुप का किंग है। उन्होंने खुद से कहा, मैंने तो अगस्त्य से इस बारे में बात की ही नहीं। रियांश ने माही की तरफ देखा और उसे घूरता हुआ वहां से जाने लगा। तभी माही ने साइड टेबल पर रखा हुआ जूस का ग्लास उठाकर जल्दी से वो रियांश के ऊपर गिरा दिया। रियांश जो कि जाने ही वाला था, जूस गिरते ही उसने गुस्से से कहा, ये क्या किया तुमने? उसकी बात सुनकर माही ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, सॉरी, वो गलती से गिर गया। आप ऊपर गेस्ट रूम में जाकर साफ कर लो, वरना दाग पड़ जाएगा। माही की बात सुनकर रियांश ने उसे घूरते हुए कहा, पढ़ने दो, मैं दूसरा खरीद लूंगा। आराधना जी ने कहा, नहीं बेटा, वो खराब हो जाएगा, उसे साफ कर लो। वैसे भी पैसे है तो क्या हुआ, इतनी खर्च नहीं करनी चाहिए। 2-4 लाख का तो होगा ही तुम्हारा ये सूट। आराधना जी की बात सुनकर रियांश ने कहा, जी आंटी, मैं साफ कर लेता हूँ। ये कहते हुए वो गेस्ट रूम की तरफ जाने लगा। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रुकिए, हम आपकी मदद के लिए आते हैं। ये कहते हुए माही भी उसके पीछे पीछे भाग गई। एपिसोड 69। रियांश ने अपने पीछे आ रही माही को घूरते हुए कहा, मेरे ऊपर जानबूझकर जूस गिराने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला, जो फिर से परेशान करने के लिए आ रही हो। माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करती। आप मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाए। जल्दी से जाकर शर्ट को साफ कर लीजिए, वरना सच में खराब हो जाएगी। माही को देखकर रियांश ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो माही। ये कहते हुए रियांश ऊपर चला गया। माही ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, प्यार कर रही हूँ, परेशान कहाँ कर रही हूँ मिस्टर कपूर। कोई बात नहीं, आपके जैसे पत्थर दिल इंसान को प्यार समझने में वक्त लगेगा, पर जल्दी समझ जाओगे। बस एक बार मेरे प्यार को समझ जाओ, उसके बाद बताती हूँ कैसे बदला लिया जाता है। जिस तरह से इग्नोर कर रहे हो ना, उसी तरह से इग्नोर करूंगी, पर पहले अपने पीछे पागल बनाऊंगी आपको। ये कहते हुए माही दौड़ते हुए रियांश के पीछे गई। रियांश जैसे ही गेस्ट रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया, माही भी उसके पीछे आ गई। वो बाथरूम की तरफ जा पाता, इससे पहले ही माही ने जल्दी से उसके पास आकर उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? माही के दोनों हाथों को अपनी कमर के इर्द गिर्द महसूस करके रियांश ने उसके दोनों छोटे छोटे हाथों को झटके से अपनी कमर से दूर करके उसे खुद से दूर करते हुए कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो माही? क्यों मुझे इरिटेट कर रही हो? मैंने कहा ना, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे घूमकर मुझे इरिटेट कर रही हो। माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे तो कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता?
ये तो बता दीजिए। जब किट्टू और भाई की शादी हो सकती है तो आपकी और मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? मैं तो कहती हूँ कि अभी शादी कर लेते हैं। घर वाले भी राजी हो जाएंगे। वैसे भी सबको आप पसंद हो और सबको लगता है कि मुझे लड़का नहीं मिलेगा तो सबकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। माही की बात सुनकर रियांश ने उसे घूरते हुए कहा, माही मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं, तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? प्लीज ये सब कुछ बंद कर दो। अभी तुम बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं है कि तुम क्या चाहती हो। रियांश की बात सुनकर माही ने उसकी कॉलर को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, मिस्टर रियांश कपूर 18 साल की हो चुकी हूँ और कुछ महीनों के बाद 19 साल की हो जाऊंगी। मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। दूसरी बात, किट्टू मुझसे 6 महीने छोटी है, फिर भी सबने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, फिर मेरा प्यार का क्या? किट्टू बचपन से भाई का नाम जपती है तो सबने सोच लिया कि किट्टू भाई से सच्चा वाला प्यार करती है, और मैं तो अभी अभी आपका नाम जप रही हूँ, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा प्यार सिर्फ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन क्या होता है और क्या नहीं, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मेरे प्यार को अट्रैक्शन कहकर मेरे प्यार की बदनामी मत कीजिए। माही की बात सुनकर रियांश ने प्यार से कहा, माही तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। माही ने रियांश की आंखों में देखते हुए कहा, तो समझाए ना अच्छे से, प्यार से समझाओगे तो सब कुछ समझ जाऊंगी, और मैं भी आपको प्यार से ही समझना चाहती हूँ कि प्यार हो गया है मुझे आपसे, बेइंतहा वाला, शिद्दत वाला। आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ बच्चे पैदा करने हैं, आपके साथ घूमना है, आपके साथ जीना है, आपके साथ मरना है। अरे यार जो करना है सिर्फ आपके साथ करना है। कितनी सारी फैंटेसीज है मेरी, सारी की सारी सिर्फ आपके साथ पूरी करनी है। आपको पता है कि आपसे मुझे कब से प्यार है? जब से मैं 9th क्लास में थी और जब मैंने आपको अपने बर्थडे में देखा था ब्लैक सूट में, तब से मैं आपकी दीवानी हो गई थी। पर तब से लेकर आज तक मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सबको लगता है कि मैं लड़का हूँ। अरे यार लड़कों की तरह कपड़े पहनने से लड़का थोड़ी बन जाऊंगी। मेरे अंदर दिल तो लड़की का ही है, सब कुछ लड़की का है। अगर आपको मेरे जैसी लड़कियां नहीं पसंद जो लड़कों के कपड़े पहनती है तो ठीक है, मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं लड़कियों के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दूंगी, लड़कियों की तरह बर्ताव करना स्टार्ट कर दूंगी, तो क्या आपको मैं पसंद आ जाऊंगी बताइए? माही की बात सुनकर रियांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई डोंट नो माही, बट मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इनफैक्ट मैं किसी से प्यार नहीं करता। मैं अरेंज मैरिज करूंगा अपने पेरेंट्स की मर्जी से, ठीक है? अब छोड़ो मुझे। ये कहते हुए रियांश माही को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। माही ने गुस्से से रियांश को घूरते हुए कहा, मुझे पहले लगा था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि आप एक नंबर के फट्टू हो। फट्टू? प्यार नहीं करूंगा, अरेंज मैरिज करूंगा। इस दुनिया में अब कौन अरेंज मैरिज करता है? वो भी इस उम्र में, और वो भी हमारी फैमिली में। सब लोग लव मैरिज करते हैं और आपको भी लव मैरिज करनी होगी। पहले मुझसे लव करना होगा। ये कहते हुए माही रियांश को घूरने लगी। रियांश बस लगातार माही के चेहरे की तरफ देख रहा था, जो कि बोलते हुए काफी क्यूट लग रही थी। गुस्से से उसकी नाक फूली हुई थी, उसके चेहरे जैसे पिंक लिप्स इस वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे। उसे अपने चेहरे की तरफ देखते हुए देखकर माही ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, किस करना चाहते हो तो कर लो ना, मना कब किया है? माही की बात सुनकर रियांश ने जल्दी से उसे खुद से दूर करते हुए कहा, बकवास बंद करो, मुझे क्यों तुम्हें किस करना होगा? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस यहाँ से जाना है, छोड़ो मुझे। ये कहते हुए रियांश माही को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। माही ने रियांश पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं आपसे दूर नहीं जाने वाली, न आपको खुद से दूर जाने देने वाली हूँ। बहुत हो गई रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट से कुछ नहीं होगा, अब तो सीधा एक्शन लेना होगा। माही की बातें सुनकर रियांश ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो क्या करने वाली हो तुम, जरा मुझे भी बताना। रियांश की बात सुनकर माही ने उसकी छोटी आंखों की तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, ठीक है मैं ही बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कहते हुए माही ने रियांश की कॉलर को छोड़ दिया और बेड पर जाकर खड़ी हो गई। रियांश अपना एक हाथ पेंट के पॉकेट में डालकर घूरते हुए माही की तरफ देख रहा था। माही ने रियांश की तरफ देखा, जो कि उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, संभाल लीजिए मिस्टर कपूर। ये कहते हुए माही सीधा रियांश के ऊपर कूद गई।
रियांश, जिसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि माही ऐसा कुछ करेगी, उसके अचानक से इस तरह से कूदने की वजह से उसके हाथ अपने आप सामने आ गए। उसने माही को पकड़ने की कोशिश करी, पर तब तक देर हो चुकी थी। माही उसके ऊपर गिर चुकी थी और रियांश नीचे। दोनों इस वक्त फ्लो पर गिरे हुए थे। रियांश ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। वही माही तो रियांश के सीने में अपना चेहरा छुपाकर अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। जैसे ही माही को एहसास हुआ कि वो ठीक है, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसका ध्यान रियांश की बंद आंखों पर गया। उसकी बड़ी बड़ी पलकें बेहद खूबसूरत थी, जिन्हें देखकर माही ने खुद से कहा, कोई आदमी इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। अब चल कुछ किया जाए। ये कहते हुए माही ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, आपको जानना था ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहते हुए माही ने रियांश के होठों की तरफ देखा। रियांश ने अपनी आंखें खोलकर गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या किया तुमने। उसने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसके होठों को माही ने अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया था और उसके होठों को चूम रही थी। रियांश आंखें फाड़कर माही की तरफ देख रहा था, जो कि सब कुछ भूलकर उसके होठों पर अपने होठों का कब्जा जमा कर बैठी हुई थी। माही काफी पेशेंट तरीके से उसके होठों को चूम रही थी। हालांकि उसे किस नहीं करना आ रहा था, पर फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद जब रियांश को एहसास हुआ कि माही क्या कर रही है, उसने माही को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर माही तो जैसे उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। रियांश ने पूरी ताकत लगाकर माही को खुद से दूर करके चिल्लाते हुए कहा, व्हाट इज दिस। माही ने मुस्कुराहट के साथ कहा, अपनी पहली किस की है मैंने, वो भी आपको बहुत वक्त से करना चाहती थी, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं, कब करूं। अब समझ में आ गया है कि शरीफ बनाकर कुछ नहीं होने वाला, बेशर्म बनो सब कुछ होगा। माही की बात सुनकर रियांश उसे गुस्से से घूरने लगा। माही ने उसके हैंडसम से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सच में गुस्से में कयामत लगते हैं, और आपके होंठ देखकर तो दिल करता है कि आपकी इज्जत लूट लूं, पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कर सकती मैं। ये कहते हुए माही जल्दी से रियांश के ऊपर से उठकर खड़ी हो गई। रियांश इस वक्त बेहद ज्यादा गुस्से में लग रहा था। माही ने उसके गुस्से से लाल चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अरे ऐसे मत देखो, प्यार हो जाएगा आपको हमसे, हमें तो पहले से आपसे हो चुका है, और आपको तो हमसे प्यार हुआ नहीं, करना नहीं चाहते हो, इसलिए संभल के रहो मिस्टर रियांश कपूर, वरना अगर हमारे प्यार में गिर गया ना, तो हमारे प्यार से निकल नहीं पाओगे। ये कहते हुए माही शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए वहां से बाहर भाग गई। रियांश अभी भी हैरानी से इस तरह से लेटा हुआ था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि माही ऐसा कर सकती है। उसका हाथ अपने आप उसके होठों पर चला गया। उसने खुद से कहा, ये क्या किया इस इडियट लड़की ने। ये कहते हुए रियांश सोफे पर बैठ गया। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे खुद को शांत करना होगा। ये इडियट लड़की कुछ भी करती रहती है, मुझे इसे समझाना होगा कि ये सब कुछ गलत है। ये कहते हुए रियांश खुद को संभाल कर बाथरूम में चला गया। वहीं माही बाहर आकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब कुछ किया है। उसने खुद से कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है, वैसे भी फ्यूचर में तेरी उसके साथ शादी हो ही जाएगी। माही, अगर तूने कुछ और भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे अब ऐसे ही बन के रहना है, बोल्ड, बिंदास, बेशर्म। ये कहते हुए माही हंसते हुए वहां से भाग गई। दूसरी तरफ अगस्त्य किट्टू को लेकर अपनी कार में बैठा हुआ था। किट्टू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्या आप हमारा किडनैप करके हमें कहीं लेकर जा रहे हो? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, आप किट्टू को ऐसा नहीं बोल सकते। किट्टू के पास बहुत सारा दिमाग है, इतना सारा कि हम आपको दे सकते हैं, पर हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि आप बहुत बुरे हो। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, इडियट लड़की, बकवास बंद करो, जब तक हम हमारी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाते तब तक तुम अपनी उंगली को अपने मुंह पर रखो, वरना तुम्हारी उंगली को मैं काट लूंगा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं रहेंगे चुप, नहीं रहेंगे, हमारा मुंह, हमें जितना बोलना होगा हम उतना बोलेंगे। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। किट्टू ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, ऐसी ही बात है। हम चुप नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे।
उसने इतना कहा ही था कि अगस्त्य ने आगे बढ़कर उसकी उंगली पर जोर से बाइट कर लिया। किट्टू ने चिल्लाते हुए कहा, गंदे हब्बी क्या कर रहे हो? ये कहते हुए किट्टू ने अपनी उंगली की तरफ देखा। उसकी उंगली पर अगस्त्य के दांतों के निशान थे। उसने गुस्से से कहा, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। हम भी आपको काटेंगे। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके कानों के पास आकर बेहद धीमी आवाज में कहा, ठीक है, काट लेना, पर मैं ऐसे ऐसे जगह कटूंगा कि तुम्हें नजर भी नहीं आएगा कि मैंने कहाँ कहाँ काटा है। एपिसोड 70। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, तो हम भी आपको ऐसे ऐसे काटेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहाँ काटा है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने गर्दन को टेढ़ा करके शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, देखते हैं कि कौन किसे कितना ज्यादा काटता है। ये कहते हुए अगस्त्य बेहद इंटेंस नजरों से किट्टू को देखने लगा। किट्टू भी अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे घूरने लगी। अगस्त्य ने किट्टू के होठों के करीब अपने होंठ लाकर बेहद इंटेंस आवाज में कहा, वैसे तुम्हारे होंठ बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा। दिल कर रहा है कि तुम्हारे होठों को डिनर समझकर खा लूं। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अगस्त्य को देखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं गंदे हब्बी, बिल्कुल भी नहीं। आप किट्टू के ब्यूटीफुल लिप्स को नहीं खा सकते। अगर आपने हमारे लिप्स को खा लिया तो फिर हमारे पास लिप्स नहीं रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, क्या करोगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और रही बात ब्यूटीफुल की, तो तुम तो ब्यूटीफुल अभी भी नहीं लगती, तो बाद में कैसे लगेगी? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू गुस्से से उसके सीने पर अपने हाथ मारने लगी। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। आप बहुत गंदे हो, बहुत ज्यादा गंदे। आपसे बात ही नहीं करेंगे हम। पक्की वाली कट्टी। ये कहते हुए किट्टू मुंह फुलाकर दूसरी तरफ चेहरा करके बैठ गई। अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ किट्टू की तरफ देखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर के बाद उनकी कार मुंबई के बाहर एक खूबसूरत सी जगह पर आकर रुकी। किट्टू ने आसपास नजर घुमाकर देखकर हैरानी से कहा, ये तो वही जगह है ना जहां पर हमारी एंगेजमेंट हुई थी। ये कहते हुए किट्टू खुशी से कार में कूदने लगी। अगस्त्य ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ये वही जगह है। किट्टू आसपास का तालाब देखने लगी, जो कि इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, छोड़ो ना, हमें नीचे उतरना है हमें, और तालाब में जाना है, जहां पर हम पहले गए थे। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम हमेशा तालाब में उतर सकते हैं? किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, उतर सकते हैं, एक बार उतार सकते हैं, तो बार बार उतर सकते हैं। अब छोड़ो हमें। अगस्त्य ने किट्टू की कमर को छोड़ दिया। किट्टू जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। बाहर बहुत खूबसूरत नजारा था। अभी भी वहां पर कुछ जुगनू उड़ रहे थे। हालांकि उस दिन जितने थे उतने नहीं, पर अभी भी वहां पर जुगनू थे और तालाब में आर्टिफिशियल दिए जल रहे थे। बस गुलाब की पंखुड़ियां नहीं थी और लाइट्स की कमी थी। हालांकि उजाला तो अभी भी वहां पर था। किट्टू ने बड़े से वुडन हाउस की तरफ देखा और फिर तालाब की तरफ देखते हुए कहा, अभी हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रह जाते हैं ना कि ये आपका घर है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर किट्टू की तरफ देख रहा था। किट्टू दौड़ते हुए जाकर तालाब के किनारे पर खड़ी हो गई और खुशी से तालाब के पानी को अपने हाथ में लेकर खेलने लगी। वो खिलखिलाते हुए यहाँ से वहाँ भाग रही थी और अगस्त्य दूर से बस उसे देख रहा था। किट्टू ने पलटकर अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, हब्बी हमारे पास आओ ना। किट्टू ने इतना कहा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के पास कुछ है। उसने नीचे झुककर देखा तो उसके पैरों के पास एक छोटा सा खरगोश था, जो कि अंधेरे की वजह से ठीक से नजर नहीं आ रहा था। किट्टू ने जल्दी से उसे गोद में उठाते हुए कहा, कितना प्यारा है, पर किट्टू से कम। अगस्त्य जो वहां पर आ रहा था, किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे बेहद इंटेंस नजरों से देख रहा था। किट्टू ने अपना चेहरा ऊपर उठकर रखा था। उसने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, हब्बी आप किट्टू को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या आप किट्टू को मार डालोगे? क्या आप एक क्रिमिनल हो? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने किट्टू की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं कौन हूँ और कौन नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये कहते हुए अगस्त्य किट्टू के बेहद करीब आ चुका था। किट्टू बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर अगस्त्य की तरफ देख रही थी। अगस्त्य ने किट्टू के पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ?
अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने डरी हुई आवाज में कहा, नहीं पता है, आपने बताया भी नहीं। देखो अंधेरा हो चुका है, आप किट्टू को डराओ मत। अगर हमें डर लग गया ना हम बहुत जोर जोर से रोएंगे, उसके बाद दादी माँ आपको छोड़ेंगे नहीं। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हारी दादी माँ से नहीं डरता। वो क्या करेगी? तुम्हारी दादी माँ कर ही क्या सकती है? मैं चाहूँ तो तुम्हारी दादी माँ को आसानी से हरा सकता हूँ। तुम जानती नहीं कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, नहीं, हमारी दादी माँ को कोई नहीं हरा सकता। वो सबसे स्ट्रांग और सबसे बेस्ट है। आप जानते नहीं कि दादी माँ कितनी खतरनाक है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो वो आपको पनिश करेगी, और जब वो आपको पनिश करेगी ना आप बहुत रोने लगोगे। आप जानते नहीं कि दादी माँ क्या क्या कर सकती है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने किट्टू के गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, और तुम ये नहीं जानती कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वैसे तुम्हें पता है कि मैं असल में कौन हूँ? अगस्त्य के सवाल को सुनकर किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, हाँ, आप किट्टू के हब्बी हो। किट्टू आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही अगस्त्य ने किट्टू को झटके से गोद में उठाते हुए कहा, सिर्फ किट्टू का हब्बी नहीं, बल्कि मैं किंग हूँ। तुम्हें पता है कहाँ का किंग? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि हम प्रिंसेस हैं। पर अब तो हम प्रिंसेस नहीं रहे ना, क्योंकि हमारी आपसे शादी हो गई है। अब हम क्वीन बन गए हैं, पर आप किंग कहाँ के हो? किट्टू के सवाल को सुनकर अगस्त्य ने उसे लाकर तालाब के किनारे रखे हुए एक बेंच पर बिठाते हुए कहा, मैं कहाँ का किंग हूँ और तुम कहाँ की क्वीन, ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि कल हम उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हमारी सल्तनत है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने कंफ्यूज होते हुए कहा, सल्तनत मतलब? अगस्त्य ने किट्टू के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, मतलब हमारा राज्य, हमारी जहांगीर, हमारी हुकूमत चलती है वहां पर ऐसी जगह। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में ऐसा होता है? अगस्त्य ने किट्टू के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, हमें लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि दादी माँ ने तो कहा था कि अब इस दुनिया में किंग और क्वीन कोई नहीं होता। सिर्फ रॉयल फैमिली होती है, जिनके पास ज्यादा अथॉरिटीज नहीं होती है। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मैं जिस जगह का किंग हूँ वहां पर ही ऐसा होता है। वहां पर हर कोई मेरे सामने झुकता है, और अब तुम्हारे सामने भी झुकेगा, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और उस जगह की क्वीन हो। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, अच्छा, इसका मतलब सच में किट्टू अब क्वीन बन गई है। ये कहते हुए किट्टू की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, तो अब हम सबको बताएंगे कि हम क्वीन हैं, पर उस जगह का नाम क्या है? किट्टू के सवाल को सुनकर अगस्त्य ने खतरनाक तरीके से कहा, उस जगह का नाम तुम्हें वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि वहां पर जाने से पहले हम एक रोमांटिक नाइट इस जगह में स्पेंड कर सके। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, रोमांटिक नाइट मतलब वो जो आपने हमारे साथ सुहागरात के वक्त किया था, वो सब? किट्टू के सवाल को सुनकर अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है? किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें बहुत ज्यादा पेन हुआ था। आपको पता है हमें रोना भी आ रहा था। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा, डोंट वरी, इस बार पेन नहीं होगा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने कहा, नहीं, पेन हुआ था, पेन हुआ था, हम आपको वो नहीं करने देंगे, मतलब नहीं करने देंगे। किट्टू की बात को सुनकर अगस्त्य ने कहा, ठीक है, तो फिर हमारे पास बच्चे कैसे आएगा? तुम्हें तो बच्चे चाहिए था ना? तुमने तो कहा था कि तुम बहुत सारे बच्चे करोगी, नहीं तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा और तुम अकेली रह जाओगी। अगस्त्य की बात सुनकर उसने उदासी भरी आवाज में कहा, नहीं, हमें बच्चे चाहिए, हमें बेबी लाकर दो ना। हम आपकी सारी बातें मानेंगे, पर उसके लिए वो सब कुछ करना जरूरी है क्या? बहुत दर्द होता है। अगस्त्य ने किट्टू को गोद में उठाते हुए कहा, इस बार दर्द नहीं होगा, पर पहले हम दोनों डिनर करेंगे। तुम्हारा फेवरेट खाना, पहले तुम खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम्हारे अंदर एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना मुझे बर्दाश्त करने की। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, हम बहुत स्ट्रांग हैं और हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है। किट्टू की बात पर अगस्त्य उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला,
जितनी एनर्जी तुम्हारे पास है उतनी एनर्जी मुझे हैंडल करने के लिए काफ़ी नहीं है मेरी जान, इसलिए तुम्हें और एनर्जी की ज़रूरत है। अब चलो मेरे साथ। अगस्त्य किट्टू को गोद में लेकर वुडन हाउस के अंदर आ गया। वुडन हाउस के अंदर भी बहुत खूबसूरती से डेकोरेशन किया गया था, जिसे देखकर किट्टू की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, ये हमारे लिए हब्बी। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, नहीं किसी और के लिए, मेरी दूसरी बीवी है ना, उसके लिए किया है सब कुछ। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, नहीं ये सिर्फ हमारे लिए है, आप ये किसी और के लिए नहीं कर सकते, हम करने नहीं देंगे। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य यानी टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों नहीं करने दोगी? किट्टू ने पैर पटकते हुए कहा, नहीं करने देंगे मतलब नहीं करने देंगे। आप सिर्फ किट्टू के हब्बी हो और ये सब कुछ आप सिर्फ किट्टू के लिए करोगे। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहा, और अगर यही सब मैंने किसी और के लिए किया तो क्या करोगी तुम? किट्टू ने पैर पटकते हुए कहा, हम उसकी जान ले लेंगे क्योंकि वो हमारे दुश्मन होगी। हमें दुश्मन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे हब्बी और हमारे बहुत सारे बच्चे चाहिए। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है, इसलिए तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है मेरी जंगली बिल्ली। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू को नीचे उतार दिया। किट्टू दौड़ते हुए जाकर वुडन टेबल के पास खड़ी हो गई। उसने खुशी से कहा, ये कितना खूबसूरत है। किट्टू खुशी से कूदने लगी। अगस्त्य ने पीछे से किट्टू को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, कूदना बंद करो, एनर्जी खत्म हो जाएगी, पहले तुम खाना खाओ, उसके बाद मुझे तुम्हें भी तो खाना है ना। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, हमें खाना इससे क्या मतलब है? क्या आप हमें काट कर खाने वाले हो? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने बेहद इंटेंस तरीके से उसके कानों पर अपने होंठ चलते हुए कहा, कुछ यही समझ लो, तुम्हें तो नहीं खाने वाला हूँ, पर तुम्हें काट कर खाने जरूर वाला हूँ। किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, हम आपको ऐसा कुछ नहीं करने देंगे, हम आपको खुद को काटने देंगे ही नहीं। किट्टू को अच्छे से बचना आता है, सुना आपने गंदे हब्बी, इसलिए आप दूर हो जाओ हमसे, हमें खाना खाना है, वो भी टेस्टी टेस्टी। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, तो तुम टेस्टी खाना खाओ, मैं अपनी टेस्टी वाइफ को खाता हूँ। तुम ना बहुत डिलीशियस हो, डिलीशियस वाइफ, माय डिलीशियस किटकिट। ये कहते हुए अगस्त्य किट्टू की गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। अगस्त्य के होठों को अपने गर्दन पर महसूस करके किट्टू की सांसें तेज हो गई। उसके हाथों की पकड़ अपनी ड्रेस पर मजबूत हो गई। उसने धीरे से कहा, मत करो ना, किट्टू को गुदगुदी हो रही है। किट्टू की बात पर अगस्त्य ने उसके कान पर बाइट करते हुए कहा, तो होने दो ना, मुझे तो किट्टू को बस खाना है, बहुत टेस्टी जो है किट्टू। किट्टू ने क्यूट सी आवाज में कहा, पर किट्टू को दर्द हो रहा है ना गंदे हब्बी, ऐसा नहीं करो ना, किट्टू को डर लगता है। अगर किट्टू सच में खत्म हो गई तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।